हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हैं मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल स्टडीज, वो भी बिल्कुल फ्री एट learnohub.com। आज हम डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस या फिर एक्सरसाइजेस या फिर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। आई होप कि चैप्टर आप अच्छे से पढ़ चुके होंगे और साथ ही साथ अपनी कॉपी और पेन भी लेकर बैठे होंगे, ताकि अच्छे से आप लोग भी अपने नोट्स को प्रिपेयर कर पाएं और एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर पाएं। आज के डिस्कशन का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए उसमें क्या पूछा जा रहा है। गिव 2 एग्जांपल्स ईच ऑफ सिचुएशंस इन विच यू पुश और पुल टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स के लिए आपको ऐसे एग्जांपल्स देने हैं कि या तो उन्हें पुश किया जाए या फिर पुल किया जाए, तो वो जो अपना स्टेट ऑफ मोशन है उसको चेंज कर रहे हो। ठीक है, तो बहुत ईजी है आप लोगों के लिए। देखिए, पुश के लिए आप कौन कौन सी एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप सोचिए, अगर कोई दरवाज़ा है यानी कि कोई डोर वो खुला हुआ है, आपको उसे बंद करना है, तो आप क्या करते हैं, उसे पुश करते हैं। तो अभी तक वो रेस्ट की पोजीशन पर था, वो खुला हुआ था। जैसे ही आपने उसको पुश किया तो वो अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज करेगा और वो बंद हो जाएगा। तो इसका पहला एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं पुश अ डोर। अब सेकंड एग्जाम्पल बताइए जल्दी से, आप क्या सोच पा रहे हैं। तो माना कि मेरे हाथ में कोई बॉल है या फिर कोई बॉल ज़मीन पर रखी हुई है, मैं उसको क्या करती हूँ, पुश करती हूँ, है ना। तो वो भी क्या हो जाएगी, अपना जो स्टेट ऑफ मोशन है उसको चेंज कर देगी, वो आगे की तरफ को चले जाएगी। या फिर मेरे हाथ में बॉल है, मैं उसको इस तरीके से थ्रो करती हूँ, तो वो भी अपना स्टेट ऑफ मोशन क्या करेगी, चेंज करेगी। और मैंने एक तरीके से उसको पुश ही तो किया है ना। तो आप लोग इसमें क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं पुश अ बॉल। तो 2 एग्जाम्पल्स हो गए जब हम किसी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी पार्टिकल को या फिर किसी मैटर को या फिर किसी मटेरियल को पुश करते हैं और वो अपना स्टेट ऑफ मोशन को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। ठीक है, अब आप पुल के एग्जाम्पल बताइए कि जब आप किसी चीज़ को पुल करते हैं तो वो किस तरीके से अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकता है। आपके पास एग्जाम्पल है बहुत ही ईजी सा, पुल अ ट्रॉली। तो ट्रॉली आपने देखी होगी, व्हील्स होते हैं उसमें, जब आप उसको पुल करते हैं तो वो पीछे की तरफ को आएगी, है ना। तो आप उसका एक एग्जाम्पल ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हैं, तो अभी जहाँ पर हमने एग्जाम्पल में बात की पुश अ डोर, है ना। जब डोर खुला हुआ था, हमने पुश किया, वो बंद हो गया। अब डोर बंद है, हमें उसको खोलना है, तो हम क्या करेंगे, उसे पुल करेंगे, है ना, अपनी तरफ को खींचेंगे। तो आप लोग इसका सेकेंड एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, पुल अ डोर। तो बहुत ही इजी से एग्जाम्पल्स से आप कुछ और एग्जाम्पल्स भी सोच सकते हैं, ज़रूरी नहीं है यही एग्जाम्पल देना है, लेकिन ये एग्जाम्पल्स भी आप लोग नोट कर सकते हैं ताकि एग्जाम के पहले आप इजीली इनको रिवाइज कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सिचुएशंस इन विच अप्लाइड फोर्स कॉजेज अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपको 2 एग्जाम्पल्स देने हैं जिसमें आपको ये बताना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उस पर कोई फोर्स अप्लाई किया जाए तो वो अपनी शेप को चेंज कर ले या फिर बदल ले। तो क्या आपको एग्जाम्पल सोच पा रहे हैं, आपको इसमें 2 एग्जाम्पल्स देने हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल तो आप ले सकते हैं कि अगर कोई इन्फ्लेटेड बलून है, इन्फ्लेटेड बलून मीन्स इसका ये मतलब है कि जो बलून है उसमें एयर भरी हुई है या फिर कोई गैस भरी हुई है, यानी कि जो बलून है, गुब्बारा है, उसको फुलाया गया है। तो आप लिख सकते हैं प्रेस अ बलून। तो अगर उस फूले हुए गुब्बारे को या बलून को आप प्रेस करेंगे तो वो अपनी शेप क्या करता है, चेंज करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप सोचिए, आपकी डेली लाइफ का ही एक एग्जाम्पल है, बहुत इजी सा है। आप रोज़ ये वाला एग्जाम्पल तो करते ही करते हैं आप, क्योंकि सुबह उठ के टूथपेस्ट तो करते हैं ना। तो अगर जो टूथपेस्ट ट्यूब होती है उसको आप स्क्वीज़ करें या फिर दबाएं तो उससे क्या होता है, उसकी जो शेप होती है वो हो जाती है चेंज। तो आपने एक तरीके से उस पर फोर्स अप्लाई किया, है ना। तो आप लिख सकते हैं स्क्वीज़ अ टूथपेस्ट ट्यूब। और इस तरीके से इस जो टूथपेस्ट ट्यूब है उसकी क्या हो जाएगी, शेप चेंज हो जाती है। तो आप अभी भी इसको करके देख सकते हैं, वरना डेली के डेली आप ये वाला एग्जाम्पल करते ही करते हैं। तो इजी था, आपको अच्छे समझ में आया होगा, है ना। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पार्ट ए, टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल वी हैव टू डैश एट द रोप।
अगर हम किसी कुएं में या फिर किसी वेल में अगर कोई बकेट डालते हैं, किसके थ्रू डालेंगे, किसकी हेल्प से डालेंगे, तो हमें रोप की हेल्प लेनी होगी, है ना। तो उससे हमें वाटर ऊपर खींचना है, पानी ऊपर लेना है, तो हमें क्या करना होगा। अब पुश तो हम कर नहीं सकते, पुश करेंगे तो वो बकेट और नीचे चले जाएगी, है ना। तो हमें उसको क्या करना होगा, ऊपर पानी लेना है, तो हम इसे पुल करते हैं। इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या भर सकते हैं कि वी हैव टू पुल द रोप, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट बी, अ चार्ज्ड बॉडी डैश एन अनचार्ज्ड बॉडी टुवर्ड्स इट। तो एक चार्ज्ड बॉडी है जिसमें चार्ज है या फिर पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी चार्जेस हो सकते हैं, और एक अनचार्ज्ड बॉडी है जिसमें कोई चार्जेस नहीं है। तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपेल करेंगे। तो हमने चैप्टर में पढ़ा है ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से कि अ चार्ज्ड बॉडी अट्रैक्ट्स एन अनचार्ज्ड बॉडी टुवर्ड्स इट, ठीक है। नेक्स्ट है पार्ट सी, टू मूव अ लोडेड ट्रॉली वी हैव टू डैश इट। कोई लोडेड ट्रॉली है, बहुत ज़्यादा भरी हुई है, सामान भरा हुआ है उसमें, तो उसको मूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसको मूव करने के लिए हमें आगे की तरफ उसमें फोर्स या फिर धक्का लगाना होगा, है ना। तो इसका क्या मतलब है कि हमें उसको करना होगा पुश, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट डी, द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट डैश द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। तो दो मैग्नेट्स हैं, दोनों की ही नॉर्थ पोल यानी कि सेम टू सेम पोल है, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे या फिर रेपेल करेंगे। तो हमें मालूम है कि अगर सेम टू सेम पोल की बात की जा रही है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रेपेल करेंगे। तो आप लिख सकते हैं द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट रेपेल्स द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, एन आर्चर स्ट्रेचेस हर बो व्हाइल टेकिंग एम एट द टारगेट, शी देन रिलीजेस द एरो व्हिच बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स द टारगेट। तो एक आर्चर है जिसने जो बो है उसको क्या किया, स्ट्रेच किया, और फिर देन उसने एरो को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, टारगेट की तरफ को अब एरो जाएगा, ठीक है। Based on this information, fill up the gaps in the following statements using the following terms। तो आपको कुछ टर्म्स दिए गए हैं जिनका आपने यूज़ करना है, जिनका आपने हेल्प से या फिर इस्तेमाल से इन सारे के सारे जो ब्लैंक ये आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे लाइंस दिख रही हैं, इनको फिल करना है, ठीक है। तो देखिए आपको क्या क्या, पहले तो टर्म्स दिए गए हैं। आपको एक टर्म दिया गया है मस्कुलर, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, ग्रेविटी, और क्या दिया गया है, फ्रिक्शन, शेप एंड अट्रैक्शन। तो ज़रूरी नहीं है ये सारे के सारे टर्म्स या फिर वर्ड्स हम लोग यूज़ करेंगे, जिन जिन की हमको ज़रूरत होगी वो हम यूज़ करेंगे इन ब्लैंक स्पेसेस को भरने के लिए, ठीक है। तो पार्ट ए क्या बोल रहा है, टू स्ट्रेच द बो द आर्चर अप्लाइज अ फोर्स दैट कॉजेज अ चेंज इन इट्स। तो जैसे ही उस आर्चर ने उस बो को क्या किया, स्ट्रेच किया, तो उसके बाद क्या हुआ, उसमें एक फोर्स लगा होगा जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट का क्या चेंज होता है, उसकी शेप चेंज होती है। और शेप एक टर्म हमको दिया भी गया है यहाँ पर ऑप्शंस में, ठीक है। तो हमने एक वर्ड या फिर एक टर्म तो फिल कर दिया, ठीक है। अब देखिए, अब चलते हैं इसके पार्ट बी की तरफ। द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर टू स्ट्रेच द बो इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश फोर्स। तो आपको 3 टाइप के फोर्सेस यहाँ पर गिवन है, मस्कुलर, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट। आपको बताना है कि जैसे ही उसने बो को स्ट्रेच किया तो उस आर्चर ने कौन सा फोर्स उसमें अप्लाई किया होगा, तो किसकी मदद से, किसकी हेल्प से वो फोर्स अप्लाई कर रही होगी उस बो को स्ट्रेच करते हुए, मसल्स की हेल्प से। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो कौन सा लगेगा, मस्कुलर फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट सी, द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द एरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डैश फोर्स। तो 2 फोर्सेस और बचे हैं, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट। तो वो बो को क्या कर रही है, स्ट्रेच कर रही है। तो यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा है, जैसे ही वो एरो अपने टारगेट की तरफ जा रहा है रिलीज होने के बाद, तो इस पूरी की पूरी कंडीशन में जो फोर्स लग रहा है वो है कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट है पार्ट डी, while the arrow moves towards its target the forces acting on it are due to dash and that due to dash of air। तो जैसे जैसे वो एरो मूव कर रहा है अपनी टारगेट की तरफ को, तो उसमें जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं। तो अब आपके पास में ऑप्शंस क्या क्या बचे हैं, पहले ये देख लेते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट आपके पास में बचा है, ग्रेविटी आपके पास में बचा है, फ्रिक्शन आपके पास में बचा है, और अट्रैक्शन आपके पास में बचा है। तो इनमें से किस वजह से ये जो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं वो हो रहा होगा, तो एयर की वजह से तो क्या होगा, फ्रिक्शन, ठीक है। तो फ्रिक्शन के थ्रू ही जो एयर है वो क्या कर रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में ये एक इफेक्ट होता है जिसकी वजह से ये फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। दूसरा
ग्रेविटी, अर्थ के थ्रू क्या लग रही है, उस पर ग्रेविटी लग रही है। तो दूसरा इफेक्ट क्या है इसका, या फिर दूसरा रीजन क्या है इसका, तो इसका दूसरा रीजन है ग्रेविटी। तो आप लिख सकते हैं व्हाइल द एरो मूव्स टुवर्ड्स इट्स टारगेट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर ड्यू टू ग्रेविटी एंड दैट ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ एयर। ठीक है, तो आया आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इन द फॉलोइंग सिचुएशंस आइडेंटिफाई द एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स एंड द ऑब्जेक्ट on which it acts, state the effect of the force in each case। तो आपको कुछ सिचुएशंस दी गई हैं पार्ट्स में A, B, C, D। तो इसमें आपको बताना है कि एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स, ऑब्जेक्ट और फिर उस पर जो इफेक्ट हो रहा है वो क्या क्या है। तो हम लोग इसको इजी बनाने के लिए बनाएंगे एक छोटी सी टेबल जिसमें हम लोग इनको अलग अलग तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, तो एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स, सबसे पहले तो हम इसके बारे में बात करेंगे, फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या था, और फिर हम देखेंगे कि इसके बाद में जो इफ़ेक्ट है वो क्या हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं इसका पार्ट ए। आपको पार्ट ए में पूछा गया है स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर्स टू एक्सट्रैक्ट इट्स जूस। तो किसी लेमन के पीस को जब हम स्क्वीज करते हैं टू एक्सट्रैक्ट इट्स जूस, तो उसमें जो एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स है वो यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, फिंगर्स का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं फिंगर्स। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, लेमन है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं लेमन। और इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, तो इफ़ेक्ट ये पड़ेगा कि इसकी शेप में चेंज हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं चेंज इट्स शेप। ठीक है, या फिर चेंज इन इट्स शेप भी आप लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए पार्ट बी में क्या बोला गया है, टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम अ टूथपेस्ट ट्यूब। तो किसी टूथपेस्ट ट्यूब को भी हम क्या करते हैं, स्क्वीज करते हैं ताकि उसमें से हम लोग पेस्ट निकाल सकें, है ना। तो इसमें जो एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी ये हो जाएगा फिंगर्स। फिंगर्स की हेल्प से ही कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगी ये टूथपेस्ट ट्यूब। ठीक है, और साथ ही साथ इस पर इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, तो यहाँ पर भी जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो शेप है वो हो जाएगी चेंज। तो आप लिख सकते हैं चेंज इन इट्स शेप। ठीक है, अब इसका पार्ट सी देखिए और जल्दी से आप लोग खुद भी फिल कर सकते हैं, है ना। तो पार्ट सी है अ लोड सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग वाइल इट्स अदर एंड इज ऑन अ हुक फिक्स टू अ वॉल। देखिए एक स्प्रिंग किसी वॉल पे हुक के थ्रू क्या हो रखी है, लगी हुई है, और उस स्प्रिंग पर लगा हुआ है एक लोड। अब वो लोड अचानक से क्या हो जाए, गिर जाए। तो यहाँ पर जो एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स होगा वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए लोड। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा यहाँ पर, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा स्प्रिंग। ठीक है, और साथ ही साथ अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें इफेक्ट क्या पड़ेगा, तो जो स्प्रिंग है जैसे ही लोड गिरेगा वो अचानक से क्या करेगा, अपनी शेप को चेंज कर लेगा। तो इसलिए यहाँ पर भी जो हो जाएगा इफेक्ट वो हो जाएगा चेंज इन इट्स शेप, या फिर चेंज द शेप ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट डी है एन एथलीट मेकिंग अ हाई जंप टू क्लियर द बार एट अ सर्टेन हाइट। तो यहाँ पर जो एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मसल्स। ठीक है, क्योंकि उसी की हेल्प से, उसी की मदद से वो एक सर्टेन हाइट को क्या करना चाह रहा है, पार करना चाह रहा है। ऑब्जेक्ट इसमें क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट इसमें हो जाएगा ये एथलीट जो ये करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर इफेक्ट क्या पड़ेगा, तो उस एथलीट के मोशन में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं चेंज इन इट्स मोशन। ठीक है, तो ये सारे के सारे ही पार्ट्स हमको बहुत इजी लगे होंगे, आई होप, है ना, क्योंकि हमने बहुत ही अच्छे से इनको समझ के करा है सॉल्व। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है अ ब्लैक स्मिथ हैमर्स अ हॉट पीस ऑफ आयरन व्हाइल मेकिंग अ टूल। तो एक ब्लैक स्मिथ जो आयरन्स को किसी पर्टिकुलर शेप में या फिर किसी टूल कोई बनाना चाह रहा है, ठीक है, तो वो एक हॉट पीस ऑफ आयरन को हैमर करता है। हाउ डज द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग अफेक्ट द पीस ऑफ आयरन। तो ये किस तरीके से हो पाता है, जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है किसी हॉट आयरन पे या फिर उसको हैमर किया जा रहा है, तो वो एक हॉट पीस ऑफ आयरन को किस तरीके से अफेक्ट कर पा रहा है, या फिर वो टूल में कैसे कन्वर्ट कर पा रहा है, या उसकी शेप को किस तरीके से चेंज कर पा रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है।
तो इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे, आप लिख सकते हैं हैमरिंग अप्लाइज फोर्स ऑन हॉट आयरन विच चेंजेस इट टू अ डिजायर्ड शेप। तो हैमरिंग क्या होता है, जिसमें किसी हॉट आयरन पे क्या किया जाए, ऐसी प्रोसेस से उसकी शेप को चेंज किया जा सके। ठीक है, When the iron is hot, जब जो आयरन है वो हॉट होगी, गर्म होगी, इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल एंड कैन टेक एनी शेप, तो वो कोई भी शेप ले सकती है क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है। ठीक है, When a blacksmith hammers a hot piece of iron, a force is being applied to it, जब जो ब्लैक स्मिथ है वो हॉट आयरन पे क्या करता है, उसको हैमर करता है, तो उस पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, एंड दिस रिजल्ट इन इट्स चेंज इन शेप। तो क्योंकि वो हॉट आयरन है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, तो वो इजीली क्या बदल लेती है, अपनी शेप को बदल लेती है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो हैमरिंग है वो इफ़ेक्ट करती है द पीस ऑफ आयरन को, ठीक है, या फिर द हॉट पीस ऑफ आयरन को, और इस तरीके से कोई भी टूल बनाया जा सकता है आयरन का, या फिर उसकी शेप को क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, या फिर किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक शेप में लाया जा सकता है। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सो इस क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या पूछा गया है, एन इन्फ्लेटेड बलून वॉज प्रेस्ड अगेंस्ट अ वॉल आफ्टर इट हैज़ बीन रब्ड विद अ पीस ऑफ सिंथेटिक क्लॉथ। इट वॉज फाउंड दैट द बलून स्टिक्स टू द वॉल। What force might be responsible for the attraction between the balloon and the wall? तो ये कुछ समझे आप क्या सिचुएशन दी गई है, थोड़ा सा जल्दी से इसको समझ लेते हैं। देखिए, एक बलून है, इन्फ्लेटेड बलून, यानी कि उसमें एयर या फिर गैस भरी हुई है, यानी कि फूला हुआ बलून है। ठीक है, उसको रब किया जा रहा है किसी एक सिंथेटिक क्लॉथ के साथ में। अभी तक वो अनचार्ज था, जैसे ही वो सिंथेटिक क्लॉथ के साथ में उसको रब किया गया, उसमें क्या आ गए, चार्जेस आ गए, यानी कि वो चार्ज हो गया। ठीक है, उसके बाद जब हम उसे किसी वॉल की तरफ या किसी दीवार की तरफ प्रेस करते हैं तो इट स्टिक्स टू द वॉल, ऐसा पाया जा रहा है। और आपसे ये पूछा जा रहा है कि उस वॉल और उस बलून के बीच में कौन सा ऐसा फोर्स वर्क कर रहा है जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट हो रहे हैं एक दूसरे की तरफ। तो ये फोर्स कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, जो कि किसी चार्ज्ड और अनचार्ज्ड पार्टिकल या फिर ऑब्जेक्ट्स के बीच में वर्क करता है ना। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन बिटवीन द बलून एंड द वॉल इन दिस सिचुएशन, जो कि हमको दी गई है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। Name the forces acting on a plastic bucket containing water held above ground level in your hand। तो आपको उन फोर्सेस के नाम बताने हैं जब आप किसी पानी से भरी हुई प्लास्टिक बाल्टी को अपने हाथ में पकड़ते हैं, तब जो जो फोर्सेस लग रहे होते हैं उनके नाम आपको बताने हैं। तो पहले तो इसी का आंसर हम लोग लिख लेते हैं। तो कौन कौन से फोर्स अप्लाई हो रहे होंगे जब हमने किसी पानी से भरी हुई बकेट को या बाल्टी को पकड़ा होगा? तो एक तो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स किधर की तरफ को होगा? तो ये अर्थ की तरफ को होगा, ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। सो पहला हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि कौन सी डायरेक्शन में होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, उसके बाद भी जब भी आपने बाल्टी को पकड़ा हुआ है तो वो ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पर दूसरा फोर्स कौन सा लग रहा है? दूसरा लग रहा है मस्कुलर फोर्स। ठीक है, और जो कि कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, है ना, क्योंकि आपने बाल्टी को लिफ्ट किया हुआ है ऊपर की तरफ। ठीक है, अब आपसे नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो है, डिस्कस व्हाई द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बकेट डू नॉट ब्रिंग अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। यहाँ पर दो फोर्स लगने के बाद भी जो वो बकेट है उसका स्टेट ऑफ मोशन नहीं चेंज हो रहा है, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देखिए ये दोनों ही फोर्स तो लग रहे हैं, लेकिन ये दोनों ही एक दूसरे को क्या कर ले रहे हैं? बैलेंस कर ले रहे हैं, और बैलेंस करने की वजह से जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। तो आप इसके आंसर में क्या लिख सकते हैं कि दीज टू फोर्सेस बैलेंसिंग ईच अदर, हेंस नेट फोर्स विल बी ज़ीरो, और इसीलिए जो बकेट है उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अब चलें हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, अ रॉकेट हैज बीन फायर्ड अपवर्ड्स टू लॉन्च अ सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट। नेम द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रॉकेट इमीडिएटली आफ्टर लीविंग द लॉन्चिंग पैड। जैसे ही रॉकेट को लॉन्च किया जाएगा वैसे ही उस पर कौन कौन से फोर्स लगने वाले हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जल्दी से बताइए, एक फोर्स का नाम तो आप इजीली जानते ही हैं, कौन सा है? तो अर्थ की तरफ या फिर ड्यू टू ग्रेविटी कौन सा फोर्स लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ठीक है,
दूसरा कौन सा फोर्स यहाँ पर लगेगा? तो दूसरा फोर्स यहाँ पर लगेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि देखिए जब जो रॉकेट है वो लॉन्च हो रहा है और ऊपर की तरफ को जाएगा तो जो एयर है वो उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाएगी? एक फोर्स लगाएगी, ठीक है, जो कि क्या कहलाएगा? फ्रिक्शनल फोर्स या फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो दो फोर्सेस यहाँ पर अप्लाई होंगे, एक तो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि अर्थ के थ्रू होगा ड्यू टू ग्रेविटी, और दूसरा होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कि एयर के थ्रू होगा या फिर जो हवा है वो उस पर फोर्स लगाएगी, ठीक है, जिसको आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सो आज के डिस्कशन का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10। When we press the bulb of a dropper with its nozzle capped in water, air in the dropper is seen to escape in the form of bubbles. Once we release the pressure on the bulb, water gets filled in the dropper. The rise of water in the dropper is due to option A, pressure of water, option B, gravity of the earth, option C, shape of rubber bulb, option D, atmospheric pressure. तो देखिए आपसे बोला जा रहा है कि कोई ड्रॉपर है जिसके अंदर आपको वाटर फिल करना है। जब आप उस पर प्रेशर लगाते हैं या फिर उसको प्रेस करते हैं तो क्या होता है? आपको सराउंडिंग में कुछ बबल्स वाटर के नज़र आते हैं। जैसे ही आपने वो प्रेशर रिलीज़ किया, यानी कि जो ट्यूब है या फिर जो ड्रॉपर है उसके अंदर का जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ हुआ, लेकिन जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो तो वैसा ही रहेगा जैसे पहले था, है ना, वो कांस्टेंट रहेगा। तो उस ड्रॉपर के अंदर का प्रेशर तो हो गया डिक्रीज और उसके अंदर अचानक से क्या हो गया? वाटर फिल हो गया। तो ये पूछा जा रहा है कि राइज ऑफ वाटर इन द ड्रॉपर इज ड्यू टू, कि उस ड्रॉपर के अंदर जो वाटर राइज हुआ है या फिर वाटर आ गया है वो किस वजह से हुआ है। तो ऑप्शन ए तो देखिए प्रेशर ऑफ वाटर के प्रेशर की वजह से ऐसा हुआ, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा होता तो हमें उस जो ड्रॉपर है उसे प्रेस करने की भी क्यों ज़रूरत होती, वो वैसे ही चले जाता वाटर के प्रेशर की वजह से, है ना। ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, ग्रेविटी ऑफ अर्थ की वजह से भी वो ड्रॉपर के अंदर पानी नहीं गया है। ऑप्शन सी, शेप ऑफ रबर बल्ब, उस रबर बल्ब की शेप ही ऐसी है कि उसके अंदर वाटर आ गया, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। लेकिन जो इसका ऑप्शन डी है ये है करेक्ट ऑप्शन, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से क्या हुआ है? राइज ऑफ वाटर हुआ है इन द ड्रॉपर, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आई होप आपने अच्छे से सॉल्व किए होंगे, इनके अच्छे से नोट्स भी बनाए होंगे और आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे। सो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट डिस्कशन में, जिसमें हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ और प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, और साथ ही साथ नोट्स भी बनाते हुए चलेंगे ताकि एग्जाम्स के लिए हमको अच्छे से ईजी हो पाए और हम ईजिली रिविजन कर पाएँ, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, और पढ़ाई करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं कि लर्नो हब फ्री है लेकिन बेस्ट है। तो चलिए अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन में।